वेलकम टू जीके करेंट अफेयर्स पॉइंट फ्रेंड्स। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए जो संडे है, संडे को मेगा टेस्ट लाने के लिए बोला था, तो आज मेगा टेस्ट होगा। इसमें टॉप 100 क्वेश्चंस को कराया जाएगा। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं, टाइम को वेस्ट नहीं करते हुए, क्योंकि वीडियो लंबा होने वाला, टेस्ट ज़्यादा 100 क्वेश्चन का है। तो देखिए, ये मेरा चैनल है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन को मनाया जाता है? 5 जनवरी, 2 जून, 28 फरवरी और 14 मार्च को। तो आपको पता है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हमेशा 28 फरवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस विज्ञान से होने वाले लाभों के प्रति समाज में जागरूकता लाने और वैज्ञानिक सोच पैदा करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तत्वावधान में हर साल 28 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दिन प्रतिवर्ष खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? 22 अप्रैल, 26 जुलाई, 29 अगस्त या 2 अक्टूबर। तो हर वर्ष प्रति खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है 29 अगस्त को। इसी दिन महान हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद का जन्मदिन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दिन कंप्यूटर साक्षरता के दिवस के रूप में मनाया जाता है? 1 दिसंबर, 2 दिसंबर, 4 दिसंबर या 10 दिसंबर। तो विश्व भर में 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आज का जो नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा दिन केंद्रीय उत्पादक शुल्क दिवस के रूप में मनाया जाता है? ऐसा कौन सा दिन है? 26 जनवरी, 24 फरवरी, 28 फरवरी और 20 मार्च। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या होगा? केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस जो है हर साल 24 फरवरी को मनाया जाता है। 1944 को केंद्रीय उत्पादक शुल्क और नमक अधिनियम बनाए जाने की याद में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ से चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी दिवस के रूप में कब मनाया जाता है? 5 सितंबर, 14 सितंबर, 27 सितंबर या 10 दिसंबर। तो जो हिंदी दिवस है वो 14 सितंबर को मनाया जाता है। कि कब? 14 सितंबर को। 14 सितंबर 1949 ईस्वी को संविधान सभा ने एक मंच से यह निर्णय लिया था कि हिंदी ही भारत की राजभाषा होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर, 27 सितंबर, 8 सितंबर या 16 अक्टूबर। तो शिक्षक जो दिवस है हमेशा 5 सितंबर को मनाया जाता है। भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण के जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है। तो याद रखिए उनका जो जन्म दिवस है 5 सितंबर को ही है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसान दिवस कब मनाया जाता है? तो बेसिकली किसान दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 जुलाई, 4 दिसंबर, 18 दिसंबर या 23 दिसंबर। तो किसान दिवस 23 दिसंबर को मनाया जाता है। जबकि यह यूएसए में कब मनाया जाता है? 12 अक्टूबर को मनाया जाता है अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चिकित्सक दिवस के रूप में कब मनाया जाता है? तो हाल ही में मनाया गया था 1 अक्टूबर, 1 मई, 1 जून या 1 जुलाई। तो 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे के रूप में मनाया जाता है। डॉक्टर को उनको कामों की सराहना करने के लिए पृथ्वी पर मानवों का भगवान कहे जाने वाले कौन है? डॉक्टर ही हैं। अलग अलग देशों के दिवस भिन्न भिन्न तिथियों को मनाया जाता है, परंतु भारत में यह 1 जुलाई को ही मनाया जाता है। इस खास दिन पर पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री बिपिन चंद्र राय को भी याद किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर, 1 जनवरी, 15 जनवरी या 8 अप्रैल। तो नौसेना दिवस आपको पता होगा 4 दिसंबर को मनाया जाता है और मुझे भी याद है क्योंकि इसी दिन मेरा जन्मदिन है। तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा। तो 1971 में जब भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध में हम विजयी रहे थे, भारत की विजयी का जश्न मनाने के लिए हर साल 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना के दिवस मनाया जाता है। आपको याद रहना चाहिए ये बात भी। राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में कौन सा दिन मनाया जाता है? राष्ट्रीय एकता के दिवस में 31 अक्टूबर, 14 नवंबर, 19 नवंबर या 23 दिसंबर। तो राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। किसके रूप में? यह मतलब हमारे वल्लभ भाई पटेल के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन इनका जन्मदिन था और प्रधानमंत्री मोदी ने सबसे पहले 2014 में 31 अक्टूबर को यह दिन मनाया था, राष्ट्रीय एकता दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यह सब दिवस से क्वेश्चन से हर 10 क्वेश्चन के बाद 20 क्वेश्चन के बाद टॉपिक चेंज होगा। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो क्या है? फुल फॉर्म के ऊपर। नाबार्ड का पूर्ण रूप बताइए। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रिसोर्स डेवलपमेंट, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नेशनल बैंक फॉर एशियन रिसर्च डेवलपमेंट या नेशनल बैंक फॉर एग्री रिलेटेड डेवलपमेंट। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या होगा?
नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये तो इसका ये हो गया। और इसका जैसे पूछा जाए मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय कहाँ है आपका, महाराष्ट्र में है। इसका मुख्यालय महाराष्ट्र में स्थित है और यह भारत का एक शीर्ष बैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरपोल से तात्पर्य क्या है। इंटरमीडिएट पोलिंग, नेक्स्ट 3 ऑप्शन आप लोगों को दिखाया जाता है। इंटरवर्ल्ड पुलिस या इंटरनेशनल पुलिस, इंटरनल पॉपुलेशन, इंटरनेशनल पुलिस। तो इसका सही जवाब होगा इंटरपोल मतलब इंटरनेशनल पुलिस। और इसका जो मुख्यालय है लियोन का फ्रांस में है। 194 जो देश है इसमें सम्मिलित है और ये भारत का एक सबसे विशाल पुलिस संगठन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एलईडी का फुल फॉर्म क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइट इमिटिंग डायोड, लाइट इमिटिंग डिवाइस, लाइट इन्हेंसिंग डिवाइस या लाइट इन्हेंसिंग डायोड। तो एलईडी का फुल फॉर्म हो जाएगा लाइट इमिटिंग डायोड, इसका सही जवाब होगा। एलईडी का फुल फॉर्म याद रखना चाहिए, यह एक सेमीकंडक्टर के रूप में है। लाइट इमिटिंग डायोड और सेमीकंडक्टर का एक प्रकाश स्रोत है। जब करंट प्रवाहित होता है तो उत्सर्जन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये एक महत्वपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो कि सब जगह दिखाई जाता है आजकल, एलईडी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एसएमएस का फुल फॉर्म क्या है। स्पीड मेल सर्विस, स्विफ्ट मेल सिस्टम, शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस या इनमें से कोई नहीं। तो एसएमएस का जो फुल फॉर्म है वो शॉर्ट मैसेजिंग सर्विसेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वैट को विस्तृत रूप में लिखा जा सकता है वैल्यू एडेड टैक्स, वैल्यू एडेड एडवांस टैक्स, वैल्यू एंड टैक्स, वैल्यू एडिशनल टैक्स। तो वैल्यू एडेड टैक्स इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सार्स को विस्तृत रूप से में लिखा जा सकता है साउथ एशियन रिपब्लिकन सोसाइटी, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, सीवियर एंड रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। तो सार्क का जो फुल फॉर्म होगा वो क्या होगा, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, याद रखिएगा। और यह कोरोना वायरस का ही सबसे पहला खोजा गया जो था, कोरोना वायरस का ये एक रूप है जो सबसे पहले खोजा गया था। इसको 2000 ईस्वी में खोजा गया था। इसमें जो मेन प्रॉब्लम होती है वो श्वसन का रोग है ये, और ये 2000 के दशक में प्रारंभ में सीवियर एक्यूट के कारण सामने आया था। इसको कोव-1 के नाम से जाना जाता है और अभी जो है वो कोविड-19 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आरबीआई का फुल फॉर्म क्या है, आपको पता होगा। तो आरबीआई का रूरल बैंक और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रजिस्टर्ड बैंक ऑफ इंडिया, रूरल बैंक इंस्टीट्यूट। तो आरबीआई एक केंद्रीय, भारत का केंद्रीय बैंक है और इसका जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म है। और बेसिकली इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना जब हुई थी वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और ये भारत के सभी बैंकों का संचालक भी करता है आरबीआई बैंक, और भारत की अर्थव्यवस्था को भी नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। DOS का फुल फॉर्म क्या है, डायरेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, डुअल ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम या डायल अप ऑपरेटिंग सिस्टम। तो DOS का फुल फॉर्म है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, जो DOS का फुल फॉर्म है। इसका जो काम होता है यह सरल कंप्यूटर में सिस्टम के सरल कार्यों को करने के लिए एक महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ATP का कौन पूर्ण विस्तार सही है। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोनाइन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसाइन टेट्राफॉस्फेट या कोई भी विकल्प नहीं है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, यह एक जैव उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है, जैव उत्प्रेरक है। और इसका जो सही जवाब है, यह एक कार्बनिक रसायन है जो जीवित कोशिकाओं के कई प्रक्रियाओं को चलाने के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। और इसका सही जवाब होगा एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, पहला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डीवीडी का फुल फॉर्म क्या है, डीवीडी का फुल फॉर्म क्या है। पहला ऑप्शन है डायनेमिक वर्सेटाइल डिस्क। नेक्स्ट 3 ऑप्शन आपको दिखाया जाता है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, डायनेमिक वीडियो डिस्क या डिजिटल वीडियो डिस्क। तो डीवीडी का जो फुल फॉर्म है वो क्या हो जाएगा, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, इसका सही जवाब है डीवीडी का फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब जो क्वेश्चन आएगा वो सब पुस्तक से संबंधित है। तो आपको जो हर 10 क्वेश्चन के बाद इसका टॉपिक चेंज होते रहेगा क्योंकि सब टॉपिक से क्वेश्चन को इसमें लिया गया है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, हितोपदेश नामक पुस्तक के लेखक कौन है। विष्णु शर्मा, नारायण पंडित, नागार्जुन वात्स्यायन। तो हितोपदेश के लेखक है नारायण पंडित, याद रखिए कौन है, नारायण पंडित। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। शाहनामा के रचनाकार कौन है, शाहनामा के रचनाकार कौन है। उत्वसी, फिरदौसी, अलरुबनी या बर्नी। तो शाहनामा के जो रचयिता है उनका नाम क्या है, शाहनामा को रचना किसने की थी। तो फिरदौसी जो है वह शाहनामा की रचयिता है। शाहनामा कौन सी भाषा में लिखा गया है, तो फारसी भाषा का एक महाग्रंथ है शाहनामा। इसके रचयिता फिरदौसी है और इसमें ईरान और
अरबी फतह के पूर्व के शासकों का चरित्र लिखा गया है और इसको बनाने में 30 साल कम से कम लगे थे और 1010 ईस्वी में इसको मतलब ये किया था, तैयार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? तो इसमें से कौन सी ऐसी रचना है जो कालिदास की नहीं है? रघुवंशम, अभिज्ञान शाकुंतलम, कुमार संभवम या मुद्रा राक्षस। तो कौन सी रक्षा कालिदास की नहीं है मतलब रचना? तो मुद्रा राक्षस जो कि कालिदास की रचना नहीं है। मुद्रा राक्षस जो है एक नाटक है और इसकी रचयिता विशाखा दत्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन हैं? तो भरत मुनि या नारद मुनि, यही दो ऑप्शन में से गेस कीजिए। तो नाट्य शास्त्र के रचयिता है भरत मुनि। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रजत रंगिनी नामक प्रसिद्ध पुस्तक से भारत के किस राज्य का इतिहास ज्ञात होता है? राजस्थान, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश या कर्नाटक। तो रजत रंगिनी से जम्मू कश्मीर राज्य का इतिहास ज्ञात होता है। वहाँ के राजाओं के बारे में इस किताब में लिखा गया है और रजत रंगिनी के जो लेखक है उनका नाम क्या है? कल्हन। क्या है? कल्हन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट है, मुगल शहजादियों में से किसने प्रसिद्ध पुस्तक हुमायूं नामा लिखी थी? तो हुमायूं नामा किसने लिखी थी? जेबुन्निसा, रोशन आरा, जहाँ आरा, गुलबदन बेगम। तो जो पुस्तक लिखी थी हुमायूं नामा, उसकी रचना किसने लिखी थी? तो हुमायूं नामा गुलबदन बेगम ने लिखी थी। गुलबदन बेगम थी कौन? तो गुलबदन बेगम कौन थी? हुमायूं की क्या थी? बहन थी गुलबदन बेगम, याद रखिएगा। और इस पुस्तक में बेसिकली किसके बारे में बताया गया है? तो इसमें हुमायूं के बारे में ही जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कृति कालिदास की है? कौन सी कृति जो है कालिदास की है? किरातजुनियम, 10 कुमार चरितम, मृच्छकटियम या मालविका, क्या नाम है? मालविकाग्निमित्रम। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी ही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रघुवंश काव्य के रचनाकार कौन है? भवभूति या कालिदास? तो रघुवंश का महाकाव्य के जो रचनाकार है वो कौन है? कालिदास जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन हैं? चाणक्य, सेलुकस, चंद्रगुप्त या मेगास्थनीक। तो अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन हैं? चाणक्य जो है अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक है। अर्थशास्त्र चंद्रगुप्त दौर के, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में महामंत्री थे और यह तक्षशिला विश्वविद्यालय के आचार्य भी थे और अर्थशास्त्र के द्वारा रचित एक ग्रंथ है और ये कौन सी भाषा में रचित है? संस्कृत में लिखा गया है अर्थशास्त्र को और इसमें कृषि, न्याय, राज्य व्यवस्था के बारे में इसमें लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हर्षचरित के लेखक कौन है? हर्षचरित, तो इसमें हरिसेन, वन भट्ट, अमर सिंह या कालिदास। तो हर्षचरित के लेखक वन भट्ट है और इसमें हर्षवर्धन के बारे में लिखा गया है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन अभी तक करा दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आंसर देखते हैं। तो 5:3, 3:2 या 3:4 या 2:3। तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की जो लंबाई है उसका अनुपात 3:2 यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। भारत के राष्ट्रीय ध्वज जिसे तिरंगा भी कहते हैं, 3 रंग की क्षैतिज पट्टियों के बीच नीले रंग के एक चक्र द्वारा सुशोभित ध्वज है। इसकी अभिकल्पना किसने की थी, मतलब किसने बनाया था? तो पिंगली वेंकैया ने बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात क्या है? 1:2, 2:3, 3:2 या 2:1। तो इसका ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, यानी 2:3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में बने धर्म चक्र का रंग क्या है? समुद्री नीला, गहरा नीला, काला या हरा। तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में बने धर्म चक्र का रंग है गहरा नीला। क्या है? गहरा नीला। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र की कितनी तीलियां है? 20 है, 22 है, 23 है, 24 है। तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तीलियां है? तो इसमें टोटल कितनी? 24 तीलियां है। कितनी? 24 तीलियां है। और यह चक्र मौर्य सम्राट अशोक द्वारा सारनाथ में स्थापित सिंह शीर्ष स्तंभ मृग हित है। नेक्स्ट,
स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन निम्नलिखित में से किसने बनाया था? महात्मा गांधी, बंकिम चंद्र चटर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर, पिंगली वेंकैया। तो इसको पिंगली वेंकैया ने डिजाइन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रीय ज्ञान है, तो इसको बताने का जरूरत है। भारत का राष्ट्रीय ज्ञान क्या है? ऑप्शन भी मैं नहीं बताता हूँ, इसमें डायरेक्ट बताता हूँ आंसर, जन गण मन जो भारत का राष्ट्रीय ज्ञान है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है? तो ये सब भी आपको याद होगा, बंकिम चंद्र चटर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर या फिर सरोजिनी नायडू, अरविंद घोष। तो पता है आपको भारत के राष्ट्रीय गान की रचयिता कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत के राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया था? चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं डायरेक्ट। तो 1911 ईस्वी में कलकत्ता में, 31 में कलकत्ता में, 50 में दिल्ली में, 96 में कलकत्ता में। तो 1896 ईस्वी में कलकत्ता के अधिवेशन में हिंदी और बांग्ला दोनों में गाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन को संपूर्ण रूप से गाने की समय कितना लगता है? 50 सेकंड, 52 सेकंड, 55 सेकंड या 65 सेकंड? लास्ट ऑप्शन है 65 सेकंड। तो राष्ट्रीय गान को गाने में 52 सेकंड का समय लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गीत है जन गण मन एक अधिनायक जय है, हिंद देश का प्यारा झंडा, वंदे मातरम या सारे यहाँ से। तो ही वंदे मातरम जो है भारत का राष्ट्रीय गीत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, सर मोहम्मद इकबाल या सरोजिनी नायडू। तो इसका रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आगे देखते हैं आगे का क्वेश्चन क्या है। भारत के राष्ट्रीय गीत के गायन की अवधि क्या है? 52 सेकंड, 60 सेकंड, 65 सेकंड या 90 सेकंड? तो राष्ट्रीय गीत की अवधि है वो 65 सेकंड है और गान पूछा जाए तो 52 सेकंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कहाँ गाया गया था? तो 96 ईस्वी में कलकत्ता में, 96 ईस्वी, 1906 ईस्वी या 1907 ईस्वी में। तो भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कहाँ गाया गया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय गीत सर्वप्रथम कहाँ गया था? तो यह 1906 ईस्वी में, या सॉरी ये कब गया था? 1906 ईस्वी में कलकत्ता के अधिवेशन में ही गाया गया था। सॉरी 1906 नहीं, 1806 ईस्वी में गाया गया था कलकत्ता के अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय गीत। और उसके पहले शायद मैंने राष्ट्रीय गान बताया, उसमें 96 नहीं होगा, उसमें 1911 ईस्वी के कलकत्ता अधिवेशन में, मैंने कन्फ्यूजन में वो बता दिया, बट उसमें 1911 होगा और इसमें 1896। राष्ट्रीय गीत सर्वप्रथम 1896 में कलकत्ता में, और राष्ट्रीय गीत जो गान था वो 1911 ईस्वी में गाया गया था। करेक्ट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस ग्रंथ से संकलित है? मुंडक उपनिषद, कठोपनिषद, भारत भारती या आनंद मठ? तो भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम आनंद मठ से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आकाशवाणी और दूरदर्शन के दैनिक कार्यक्रम की शुरुआत किससे होती है? राष्ट्रगान से, राष्ट्रगीत से, सिंतूर वादन से या फिल्मी धुन से? तो आकाशवाणी और दूरदर्शन के दैनिक कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा राष्ट्रगीत से होती है। तो ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सारनाथ स्थित राष्ट्रीय स्तंभ का कौन सा भाग राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में लिया गया है? शीर्ष भाग, मध्य भाग, आधार भाग, पूरा भाग? तो इसको शीर्ष भाग को लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में निम्नलिखित में से कौन सा पशु दृष्टिगत नहीं है? मतलब राष्ट्रीय प्रतीक में कौन सा पशु दिखाई नहीं देता है? सिंह है, सांड है, घोड़ा है या हिरन है? तो इसमें सही जवाब ऑप्शन डी यानी हिरन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में कितने शेर दिखाई देते हैं? तो कितने शेर दिखाई देते हैं? 1, 2, 3, 4। तो आपको सोचने का बहुत कम समय दिया जा रहा है क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है, तो इसमें तीन शेर ही दिखाई देते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, भारत का राज चिन्ह अशोक महान द्वारा सारनाथ में स्थापित सिंह स्तंभ से लिया गया है। इस राज चिन्ह के मूल स्तंभ में कितने सिंह हैं? 1 है, 3 है, 4 है या 5 है? तो मूल स्तंभ में 4 सिंह हैं, पर आपको दिखाई 3 ही देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत का राष्ट्रीय संवत के रूप में किस संवत को मान्यता प्राप्त की गई है? विक्रमी संवत, शक संवत, कोल्लम संवत या ग्रेगोरियन संवत? तो शक संवत को मान्यता प्राप्त कर दी गई है। 1997 ईस्वी से भारत सरकार ने इसे मान्यता प्राप्त की है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अभी तक टोटल 50 क्वेश्चन हो चुके हैं। बहुत फास्ट करवा रहे हैं और आराम से भी करवा रहे हैं, आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अब खेल से 10 क्वेश्चन है, तो मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ के 10 क्वेश्चन आपके सही जरूर जाएंगे। तो चलिए, जो खेल से जो क्वेश्चन है उसका क्वेश्चन देखते हैं। भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो चलिए, इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? भूटान का राष्ट्रीय खेल पूछा है बैडमिंटन। मतलब राष्ट्रीय खेल कौन सा है? बैडमिंटन है, बास्केटबॉल है, या फिर आपका कौन सा है, फुटबॉल है, या तीरंदाजी है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, भूटान का जो राष्ट्रीय खेल है वो क्या है? वो तीरंदाजी भूटान का राष्ट्रीय खेल है।
और 1971 ईस्वी में यह घोषित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? वाटर पोलो है, रग्बी है, पोलो है या बेसबॉल है? तो अमेरिका का राष्ट्रीय खेल बेसबॉल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत का राष्ट्रीय खेल किसे माना जाता है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल किसे माना जाता है? ऑप्शन देखिए जल्दी। फील्ड हॉकी, क्रिकेट या शतरंज या कबड्डी? तो भारत का राष्ट्रीय खेल फील्ड हॉकी को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तुर्की का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो तुर्की का राष्ट्रीय खेल क्या है? घोड़दौड़, कुश्ती, हैंडबॉल या बास्केटबॉल? तो तुर्की का राष्ट्रीय खेल क्या है? चलिए इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा, तुर्की का जो राष्ट्रीय खेल है वो कुश्ती है। तुर्की का राष्ट्रीय खेल क्या है? कुश्ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल क्या है? आइस हॉकी है, रग्बी फुटबॉल है या बेसबॉल है? तो आइस हॉकी तो नहीं है, तो रग्बी फुटबॉल जो है वो किसका खेल राष्ट्रीय खेल है? मतलब स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल है रग्बी फुटबॉल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेपाल का सबसे लोकप्रिय खेल कौन सा है? नेपाल का सबसे लोकप्रिय खेल वॉलीबॉल, क्रिकेट, ट्रैकिंग या बेसबॉल? तो नेपाल का जो राष्ट्रीय सबसे मतलब लोकप्रिय खेल है वो कौन सा है? वॉलीबॉल। वॉलीबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बुल फाइटिंग किस देश का राष्ट्रीय खेल है? क्वेश्चन देख लीजिए। बुल फाइटिंग का राष्ट्रीय खेल किस देश का है? स्पेन का है, कनाडा का है, स्कॉटलैंड का है या जापान का है? तो बुल फाइटिंग राष्ट्रीय खेल है स्पेन का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइस हॉकी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो आइस हॉकी किस देश का? कनाडा, स्कॉटलैंड, डेनमार्क या स्वीडन? तो आइस हॉकी कनाडा का राष्ट्रीय खेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? टेबल टेनिस किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो टेबल टेनिस किस देश का राष्ट्रीय? स्कॉटलैंड, रूस, चीन और ऑस्ट्रेलिया। तो टेबल टेनिस जो है चीन का राष्ट्रीय खेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आखिरी बोल रहे यहाँ का खेल का आखिरी क्वेश्चन है। अमेरिका का राष्ट्रीय मनोरंजन खेल किसको कहा जाता है? बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, बेसबॉल या हैंडबॉल? तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। बेसबॉल अमेरिका का राष्ट्रीय मनोरंजन खेल है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब जो है पर्व से संबंधित कुछ क्वेश्चन हैं। भारत में जो पर्व मनाए जाते हैं मतलब त्यौहार जो मनाए जाते हैं उनके ऊपर 10 क्वेश्चन यहाँ से करवाया जा रहा है। तो सारे क्वेश्चन मिक्स से आपको जैसे बताया गया, तो अब यहाँ से क्वेश्चन कीजिए। तो पहला जो क्वेश्चन है वो देखिए। शाहरुल पर्व का संबंध किस राज्य से है? राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश या पश्चिम बंगाल? तो देखिए इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वो झारखंड से संबंधित है। यह आदिवासियों का पर्व है जो झारखंड, उड़ीसा, बंगाल और मध्य भारत के आदिवासी क्षेत्रों में मनाया जाता है। तो इसका ऑप्शन बी यानी झारखंड सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। कर्मा पर्व का संबंध किस राज्य से है? तो कर्मा जो पर्व है उसका संबंध किस राज्य से है? उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, असम या पश्चिम बंगाल? तो देखिए इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा बिहार, झारखंड। कर्मा झारखंड और छत्तीसगढ़ का एक प्रमुख त्यौहार है। मुख्य रूप से यह त्यौहार भादो लगभग सितंबर मास की 81 दिन और कुछ एक स्थानों पर उसी के आसपास मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओणम किस राज्य का प्रमुख त्यौहार? तो ओणम किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? पश्चिम बंगाल, केरल, कर्नाटक या तमिलनाडु? तो देखिए ओणम जो है वह किस राज्य का त्यौहार है? ओणम सितंबर में मनाया जाता है। केरल का एक प्रमुख त्यौहार है। राजा महाबली के स्वागत में प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है जो 10 दिनों तक चलता है। तो केरल का इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? तो पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? केरल, तमिलनाडु, असम या कर्नाटक? तो पोंगल जो है वो तमिलनाडु का मतलब यह त्यौहार है और प्रतिवर्ष 14-15 जनवरी को मनाया जाता है। इसकी तुलना नवरात्र से की जा सकती है। नवात से किया जा सकती है जो फसल कटाई का उत्सव होता है। पोंगल के तमिल में अर्थ है उफान। क्या है? अर्थ है उफान। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भोगली बिहू किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? सिक्किम, उड़ीसा, असम या बिहार? तो बिहू पता है असम में है। बिहू साल में 3 बार मनाया जाता है। नेवी एमआर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रोंगिनी बिहू किस राज्य की प्रमुख त्यौहार है? असम, उड़ीसा, बिहार, पश्चिम बंगाल? तो यह भी असम का ही प्रमुख त्यौहार, जैसे कि आपको पता चलता होगा बिहू से रोंगिनी बिहू। तो यह भी एक असम का ही प्रमुख त्यौहार है जो सभी असमियों द्वारा बहुयामत मस्ती के साथ मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ से चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बैसाखी किस राज्य में मनाए जाने वाली प्रमुख त्यौहार है? पंजाब, बिहार, असम या उड़ीसा?
तो बैसाखी सबसे ज़्यादा मनाई जाती है वो कहाँ मनाई जाती है? पंजाब इसका सही जवाब हो जाएगा। बैसाखी नाम बैसाख से बना है। पंजाब और हरियाणा के किसान सर्दियों की फसल काट लेने के बाद नए साल की खुशियां मनाते हैं, इसलिए बैसाखी पंजाब और आसपास के प्रदेशों का सबसे बड़ा त्यौहार है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और इसी दिन 13 अप्रैल 1699 ईस्वी को 10वें गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। गुड़ी पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? तो गुड़ी पर्व जो त्यौहार है वो किस राज्य में मनाया जाता है? गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब या राजस्थान? तो गुड़ी पर्व के दिन हिंदुओं नव स्वरासम माना जाता है। चैत्र मास की शुक्ल प्रतिपदा की गुड़ी पर्व या वर्ष प्रतिपदा कहा जाता है। इस दिन हिंदू नव वर्ष का आरंभ होता है और यह महाराष्ट्र में मनाया जाता है। इस दिन हिंदू का नव वर्ष माना आरंभ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, विशु पर्व भारत के अधिकतर कहाँ मनाया जाता है? तो विशु जो पर्व है भारत में अधिकतर कहाँ मनाया जाता है? पहला ऑप्शन है देखिए केरल। नेक्स्ट दो ऑप्शन दिखाते हैं, असम, गुजरात, तमिलनाडु। तो विशु जो पर्व है वो कहाँ मनाया जाता है? केरल में मनाया जाता है। विशु केरल का एक प्राचीन त्यौहार है। यह केरल वासियों के लिए नए वर्ष का ही दिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन के, और यह मलयालम महीने मेष की पहली तिथि को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उगादि पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? उगादि जो पर्व है किस राज्य में मनाया जाता है? कर्नाटक, केरल, असम या बिहार? तो उगादि जो पर्व है वो कर्नाटक में मनाया जाने वाला एक पर्व है। कहाँ? कर्नाटक में मनाया जाने वाला एक पर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए अब जो क्वेश्चन आएगा वो थोड़ा मतलब कुछ स्थल से रिलेटेड है कि कौन सा स्थान कहाँ है, इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। तो चलिए आज का जो नेक्स्ट टॉपिक है उसके ऊपर भी क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत का सालराज संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? जो संग्रहालय है कहाँ स्थित है? सालराज। तो देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या होगा? तो चलिए क्वेश्चन था सालराज संग्रहालय कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन देखिए, पटना, लखनऊ, हैदराबाद या नई दिल्ली? तो यह हैदराबाद में स्थित है। क्या है? सालराज संग्रहालय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जलियांवाला बाग कहाँ स्थित है? चंडीगढ़, अमृतसर, जालंधर या अम्बाला? तो आपको पता होगा जलियांवाला बाग अमृतसर में स्थित है। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को ब्रिगेडियर जनरल जो थे डायर के नेतृत्व में अंग्रेजी फौज ने गोलियां चला के निहत्थे शांत बुड्ढों, महिलाओं और बच्चों सहित सैकड़ों लोगों को मार डाला था और हजारों लोगों को घायल कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ अवस्थित है? तो देखिए गेटवे ऑफ इंडिया सबसे इजी क्वेश्चन, बेंगलोर, कोलकाता, मुंबई या फिर दिल्ली? तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी यानी मुंबई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विश्वविख्यात रॉक गार्डन कहाँ स्थित है? मेरा कराया हुआ क्वेश्चन है। कोलकाता, जयपुर, चंडीगढ़, बेंगलुरु? तो रॉक गार्डन चंडीगढ़ में स्थित है। जो भारतीय राज्य चंडीगढ़ में स्थित है और इसे नेकचंद्र सैनी गार्डन के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसका निर्माण नेकचंद्र ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? दिल्ली, सासाराम, लाहौर, अजमेर? तो शेर शाह का जो मकबरा है वो कहाँ स्थित है? शेर शाह का मकबरा सासाराम में स्थित है, जो शेर शाह सूरी ने अपने जीवन काल में निर्मित करवाया था। स्थापत्य कला का एक शानदार नमूना माना जाता है, तो सासाराम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रसिद्ध पिंजौर गार्डन कहाँ स्थित है? पंचकूला, बेंगलोर, श्रीनगर, नई दिल्ली? तो पंचकूला कहाँ स्थित है? तो पंचकूला जो स्थित है वो कहाँ है? वो पंचकूला में स्थित है। पिंजौर गार्डन कहाँ स्थित है? तो वो पंचकूला में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी कहाँ स्थित है? खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी कहाँ स्थित है? कोलकाता में, दिल्ली में, लखनऊ में या फिर पटना में? तो खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी ये पटना में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विनोबा भावे द्वारा स्थापित पवनार आश्रम स्थित है। तो विनोबा भावे पता होगा ये कहाँ के हैं? तो आपको पता चल जाएगा इनका आश्रम कहाँ है। महाराष्ट्र में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में? तो विनोबा भावे द्वारा स्थापित पवनार आश्रम महाराष्ट्र में है।
कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में स्थापित है और महाराष्ट्र के वर्धा जिले के पवनार नामक गांव में स्थित है, इसीलिए इसे पवनार आश्रम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रख्यात सांस्कृतिक केंद्र भारत भवन स्थित है नई दिल्ली में, लखनऊ में, भोपाल में, पटना में। तो देखिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा कहाँ स्थित है, तो यह भोपाल में स्थित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पर्वतीय नगर मसूरी स्थित है, तो पर्वतीय नगर जो मसूरी स्थित है कहाँ स्थित है? तो चलिए 4 ऑप्शन दिखाया जा रहा है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मसूरी भारत के उत्तराखंड राज्य का एक पर्वतीय नगर है जिसे पर्वतों की रानी भी कहा जाता है, तो उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह भाषाओं से संबंधित यहाँ क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, संविधान की 8वीं अनुसूची में मूलतः कितनी भाषाएं शामिल है? 14, 15, 16 या 18? ये एक संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार आपसे पूछा गया है। तो इसमें टोटल कितनी भाषाएं शामिल है? तो 14 भाषाएं शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, भारत के संविधान द्वारा कितनी भाषाएं स्वीकृत है? 15, 20, 22 या 28? तो भारत के संविधान द्वारा कितनी भाषाएं को मान्यता प्राप्त की दी गई है? तो 22 भाषाओं को इसमें मान्यता प्राप्त दी गई है संविधान के अनुसार भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आज का, संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल की गई 4 नई भाषा जो है, कौन सी 4 नई भाषा को 8वीं अनुसूची के अनुसार शामिल किया गया है? सिंधी पहले ऑप्शन देख लीजिए, सिंधी, मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी, सिंधी, मणिपुरी, बोडो और डोगरी, संथाली, मैथिली, सिंधी और डोगरी, संथाली, मैथिली, बोडो और डोगरी को शामिल किया गया है 8वीं अनुसूची में शामिल की गई नई भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय भाषाओं को कितने प्रमुख वर्गों में बांटा गया? तो भारतीय भाषाओं को कितने प्रमुख वर्गों में बांटा गया है? तो इसमें पहला, दूसरा, तीसरा, 3, 4 या 6 होगा, तो इसका सही जवाब ऑप्शन 4 यानी 4 भाषाओं में भारतीय भाषाओं को बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस समूह की भाषा को भारत में सबसे अधिक लोग बोलते हैं? सबसे अधिक लोग किस समूह की भाषा को बोलते हैं? भारतीय, आर्य, द्रविड़ या ऑस्ट्रो एशियाटिक या चीनी तिब्बती? तो सबसे अधिक भारतीय आर्य भाषा को बोली जाती है, भारतीय आर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में सबसे कम बोला जाने वाला भाषाई समूह है इंडो आर्यन, द्रविड़, ऑस्ट्रिक या चीनी तिब्बती? तो सबसे ज़्यादा कम कौन सी भाषा बोला जाता है? तो चीनी तिब्बती जो भाषा है वो सबसे कम बोला जाता है भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऑस्ट्रिक जो भाषा समूह की भाषाओं को बोलने वाले को क्या कहा जाता है? जो ऑस्ट्रिक भाषा समूह की भाषाओं को बोलने वाले को किरात, पहला ऑप्शन है, निषाद, द्रविड़ या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? तो इसको निषाद बोला जाता है, ऑस्ट्रिक जो भाषा बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चीनी तिब्बती भाषा समूह की भाषाओं को बोलने को कहा जाता है? चीनी तिब्बती भाषा समूह की भाषाओं को बोलने को क्या कहा जाता है? किरात, निषाद, द्रविड़ या आर्य? तो चलिए इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा तो इसको किरात कहा जाता है, चीनी तिब्बती भाषा के समूह को बोलने वाले को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट है, द्रविड़ भाषाओं में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो द्रविड़ भाषाओं में तमिल, तेलुगु, कन्नड़ या मलयालम? तो देखिए इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो तेलुगु है, जो द्रविड़ भाषाओं में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कौन सी भाषा ऑस्ट्रिक भाषा समूह में शामिल नहीं है? संथाली, मुंडा, हो, ओराव? तो देखिए इसका सही जवाब क्या है? तो ओराव को जो शामिल नहीं किया गया है ऑस्ट्रिक भाषा समूह में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब जो है रेडियो से कुछ क्वेश्चंस है। रेडियो, भारत में रेडियो प्रसारण का आरंभ किस वर्ष हुआ था? तो इसका 2 ऑप्शन है, 1923 या 1930। इसमें बस बता दीजिए भारत का रेडियो प्रसारण कब स्थापित हुआ था? तो 1930 ईस्वी में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस वर्ष भारतीय प्रसारण सेवा का नाम परिवर्तित करके ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया था? 1930, 1936, 54 या 57? तो इसका सही जवाब है 1936 ईस्वी में भारतीय प्रसारण सेवा का नाम परिवर्तित करके ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत में ऑल इंडिया रेडियो के कितने केंद्र थे? जब स्वतंत्रता प्राप्ति के समय 2, 6, 10, 16? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 6 थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऑल इंडिया रेडियो का नाम परिवर्तित करके आकाशवाणी किस वर्ष किया गया था? 1936, 47 या 50 या 57?
तो यह कब किया गया था? तो 1957 ईस्वी में ऑल इंडिया रेडियो का नाम परिवर्तित करके आकाशवाणी किया गया था। नेक्स्ट है 1947 ईस्वी में ऑल इंडिया रेडियो का नाम आकाशवाणी रखा गया था। इससे पूर्व सर्वप्रथम किस रेडियो स्टेशन का नाम आकाशवाणी रखा गया था? तो इसका सही जवाब मैसूर या जयपुर होगा। बताइए कौन सा है? तो मैसूर का नाम रखा गया था आकाशवाणी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसके प्रतीक चिन्ह में बहुजन हिताय बहुजन सुखाय अंकित है? आकाशवाणी, दूरदर्शन, भारतीय जीवन बीमा निगम या साधारण जीवन बीमा निगम? तो इसका सही जवाब आकाशवाणी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आकाशवाणी से संस्कृत समाचार का प्रसारण किस वर्ष शुरू हुआ था? तो आकाशवाणी से संस्कृत समाचार प्रसारण कब शुरू हुआ था? तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? 74 में, सितंबर 14, दिसंबर 74, सितंबर 75 या दिसंबर 75? तो सितंबर 1974 ईस्वी को हुआ था संस्कृत समाचार का प्रसारण। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस वर्ष का दूरदर्शन को आकाशवाणी पृथक दूरदर्शन नामक स्वतंत्रता संगठन की स्थापना की गई थी? 65, 72, 76, 82? चलिए इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। ये सब क्वेश्चंस आप लोग नहीं किए होंगे, मुझे पता है। तो 1976 ईस्वी में स्थापना की गई थी। भारत का प्रयोगात्मक दूरदर्शन की शुरुआत हुई 15 सितंबर 1956 ईस्वी में, 15 सितंबर 1957 ईस्वी में, 15 सितंबर 1959 ईस्वी में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 15 सितंबर 1959 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूरदर्शन की वाणिज्यिक सेवा कब प्रारंभ हुई थी? 1 जनवरी 1972, 1 जनवरी 1976, जनवरी 1990 या जनवरी 1994? तो देखिए इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा जनवरी 1976 ईस्वी में दूरदर्शन की वाणिज्यिक सेवा को प्रारंभ किया गया था। तो आप लोगों का 100 क्वेश्चन मैंने करवा दिया 36 मिनट में, पूरा 100 क्वेश्चन अच्छे तरीके से करवाया। आपको समझ भी आया होगा। तो आपका काम क्या है, अपने सारे ग्रुप्स में वीडियो को शेयर कर देना। आप देख ही रहे हैं कि वीडियो में मैंने कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराया है। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल का सब्सक्राइबर बढ़ाइए। आपके घर में फ़ोन है तो अपने भाई के फ़ोन से भी 2-3 सब्सक्राइब जरूर मार दीजिएगा। ये काम जरूर कर दीजिए। और बताइए कि आपने कितना स्कोर किया। पेपर का लेवल जो था मैंने हाई मॉडरेट सब रखा था। देखिए चार्ज भी मेरा ख़त्म हो गया वीडियो बनाते बनाते। तो देखिए पेपर का लेवल भी मॉडरेट टू हाई दोनों था। पूरा इजी भी नहीं था, कुछ क्वेश्चंस हार्ड थे, कुछ क्वेश्चंस इजी थे। बट आपको जानने को बहुत कुछ मिला इस वीडियो से। और कैसा लगा आपको यह मेगा टेस्ट? संडे को हमेशा मेगा टेस्ट चलेगा या नहीं चलेगा, इसको आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको मेगा टेस्ट कैसा लगा। और क्या हर संडे को मेगा टेस्ट होना चाहिए? जो मैंने क्वेश्चन पूछा, एक आध क्वेश्चन पूछा है आपसे, उसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए, चाहे कोई भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हो। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है उनके लिए भी। तब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। तो आपका रिएक्शन देखना है कि ये वीडियो कैसा लगा। 100 क्वेश्चन का मेगा टेस्ट विद MCQ फॉर्म में फटाफट अंदाज में मैंने करा दिया आपको। जय हिंद।